लेकिन जहां भी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होती है ना, छोटे भाइयों की हक मारी तो उसके डीएनए में है। कांग्रेस की अपनी सोच है, अपनी रणनीति है, हमारी अपनी सोच है कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और शायद वो अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन को दिखाएगी। ये सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है किसी को कि हम किस कदर लड़ने वाले लोग हैं। कि इस कदम से आदिवासी वोटों का बंटवारा हो। देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कहावत कांग्रेस पर बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है। अब आप देखिए, गठबंधन धर्म निभाने में झारखंड में हमने लोजपा और जदयू को भी सीटें दी थी, जबकि उनका इतना जनाधार नहीं था। ये होता है बड़े हृदय से गठबंधन धर्म निभाना। लेकिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में ठेंगा दिखाया, एक सीट नहीं दी। बिहार में राजद और कांग्रेस ने अंतिम समय तक इनको लटका कर रखा, वहां भी एक सीट नहीं दी। और जबकि ये दोनों बॉर्डरिंग इलाके हैं जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्राइबल इलाकों में कुछ पकड़ है। असम में ये कहते हैं कि चाय बागान में काम करने वाले जो झारखंड से आदिवासी गए हमारी पकड़ है, और उन्होंने कुछ सीटों की मांग करी और गौरव गोगोई रांची आए बातचीत करने के लिए। लेकिन फिर भी इनको अंतिम दिन तक लटका कर रखा और अंतिम में जाकर इन्होंने 21 सीटों पर नॉमिनेशन करने की इनकी बात आ रही है। पर कैसे आदिवासी के सबसे बड़े नेता हैं हेमंत सोरेन जी, क्योंकि जो 21 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी सूचना आ रही है इसमें से सिर्फ एक ही ट्राइबल सीट है, बाकी जनरल सीट है। और कांग्रेस को अगर लगता है कि साथ मिलकर लड़ते तो बेहतर होता, तो किसने उन्हें मना किया था। लेकिन जहां भी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होती है ना, छोटे भाइयों की हक मारी तो उसके डीएनए में है। इस तरह से जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स आपस में ही वहाँ कंटेस्ट करेंगे तो क्या इसका परिणाम क्या? देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। झारखंड में गलबहियां करेंगे कांग्रेस और जेएमएम के नेता, एक साथ कैबिनेट की बैठक में रहेंगे, और असम में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी विश्व मन होगा एक दूसरे के खिलाफ। सर फुटबॉल की स्थिति देखने को मिलेगी राजनीतिक रूप से। तो ये कैसा गठबंधन, आप अगर एकोमोडेट नहीं कर सकते अपने जूनियर पार्टनर को, जेएमएम को उनको सीटें देनी चाहिए थी हमें लगता है, अगर गठबंधन धर्म निभाना होता है तो। पर इन्होंने सीटें नहीं दी और स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस जहां भी वो बड़ी पार्टनर होती है वो साफ हो जाती है। वैसे भी हमें लगता है कि जेएमएम के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि कांग्रेस तो वहां इतने बुरी स्थिति में है। गौरव गोगोई के ऊपर पाकिस्तान भ्रमण का आरोप लगा, जहां पाकिस्तान के सेंसिटिव रावलपिंडी जैसे बेसिस में जहां परमिट की आवश्यकता होती है, पर पता नहीं पाकिस्तान सरकार ने उनको दामाद का दर्जा दे रखा था। वो घूमते रहे, उनकी पत्नी वहां पाकिस्तान की एक संस्था से सैलरी लेती है। तो वहां के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और शायद वो अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन को दिखाएगी। डिबेट से भाग रहे हैं और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड शब्द का इस्तेमाल किया। अब देखिए, राहुल गांधी मास्टर ऑफ लाइज हैं। इतना बड़ा इम्पोस्टर भारत के राजनीति में कोई दूसरा नहीं है, जिनका जो असली चरित्र है, जो इनका दोहरा चरित्र है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ऐसे कुछ कहेंगे, बाहर कुछ कहेंगे, कब क्या कह देंगे ये शायद उनको भी नहीं पता। जो प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की शानदार कूटनीति थी कि भारत आज ऑयल और जो नेचुरल गैस है और जो एलपीजी है 41 देशों से ले रहा है। हमारे पास ना तो पेट्रोलियम की कमी है, ना एलपीजी की कमी है, ना सीएनजी की कमी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। हाँ, ये पैनिक बुकिंग से जरूर कुछ समय एलपीजी के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी थी, लेकिन सरकार ने उसको भी कंट्रोल करने का पूरा इंतजाम किया है। राहुल गांधी बार बार देश के खिलाफ ही मुंह खोलते हैं। साहब लंदन जाते हैं और यूरोप और अमेरिका को कहते हैं भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आइए। इनके मंत्री, पूर्व मंत्री जाते हैं पाकिस्तान और कहते हैं कि पाकिस्तान को इंटरफेयर करना चाहिए भारत में संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है। तो ये तो वैसे लोग कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर जिनको कह रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज तो वो होता है जो इन्होंने बोफर्स 2G 3G 4G जीजा जी पता नहीं कितने सारे डील में अरबों रुपए कमा लिए थे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसमें पाकिस्तान शायद मीडिएट करे और उसकी भूमि पर वार्ता हो। देखिए, औपचारिक रूप से ना तो ईरान ने इस मुद्दे पर कुछ कहा है, ना ही इजराइल ने इस मुद्दे पर कहा, ना ही अमेरिका ने इस मुद्दे पर कुछ कहा है। पाकिस्तान पहले अपने अफगानिस्तान में तालिबानियों से निपट ले, वो दुनिया की चिंता तो तब करेगा ना। अभी तो तालिबान के साथ उसका भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है बॉर्डर में, और वो तालिबान के इलाकों पे हमला कर रहा है, तालिबान वापस उसके इलाकों पे हमला कर रहे हैं। तो पहले अपने घर की आग को बुझा ले, उसके बाद दूसरी जगह पे लगी आग को देखने जाए पाकिस्तानी तो बेहतर है। जिस तरह से अमेरिका ने कहा था कि वो ईरान के ऑयल फील्ड्स पर और एनर्जी
इंस्टॉलेशन पर हमला करेगा। फिर उसने 5 दिनों का वो पॉज दे दिया। इसके बाद ऑयल प्राइसेस काफ़ी गिरा है। तो क्या कहेंगे टोटल जो ये हॉर्मोज का और टोटल सिनेरियो चल रहा है? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं वॉर में, सच में हॉर्मुज से ये तो भारत की शानदार कूटनीति थी कि हमारे आज के दिन में अगर चाइना से बेहतर संबंध हैं तो हमारे दूसरे देशों से भी बेहतर संबंध है। अगर यूएसए से बेहतर संबंध है तो यूएसएसआर से भी, जो सोवियत यूनियन है, उससे भी हमारा, रशिया से बेहतर संबंध है। इसी तरीके से हमारा ईरान से अगर अच्छा संबंध है तो इसराइल से भी अच्छा संबंध है। चाइना से अच्छा संबंध है तो फ्रांस से भी अच्छा संबंध है। भारत की शानदार कूटनीति थी साहब। आप सोच सकते हैं, ईरान और इसराइल दोनों ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले भारत के ऑयल टैंकर्स, एलपीजी टैंकर्स पर हमला नहीं करेंगे। सबसे पहले भारत के 2 टैंकर्स निकले थे, उसके बाद बाकी शायद देशों ने भी पहल की। लेकिन ये तो भारत की शानदार कूटनीति, और हम चाहते हैं युद्ध समाप्त हो, ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज करें। और ये तो केंद्र सरकार की दीर्घकालीन नीति थी ना, प्रधानमंत्री जी की दीर्घकालीन सोच थी, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद भी हमारे पास इतना बफर स्टॉक था देश में कि हमने प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया। हाँ, जो एलपीजी के प्राइसेस थे वो मार्केट से कंट्रोल होती, उसमें 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल जिससे महंगाई बढ़ती वो आज भी स्थिर है। एमआईएम के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर हमको यूपी में 11 एमएलए मिल जाए तो हम एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर करने की स्थिति में आ जाएंगे। बेशर्म लोग हैं। अब जिस तरीके से ये एक तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब इनको 11 सीटें मिलना ये चांद में घर बसाने जैसी बात होगी। तो ये ख्वाब देखते रहे साहब, इनका खाता भी नहीं खुलेगा। और यूपी में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराध मुक्त शासन और विकास का गंगा बही है, तो ये अपने आप में वहाँ की जनता को बहुत पसंद आई है। प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व है ही, तो मुझे नहीं लगता यूपी में कोई वैकेंसी है, कोई दूसरे दल के लिए कोई भी दूर दूर तक वैकेंसी। और इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर कह रहे हैं, किसका इनकाउंटर करेंगे? बेगुनाह लोगों का। शर्म आनी चाहिए, ये कानून के बाहर की बातें कर रहे हैं और इन पे एफआईआर होना चाहिए। पांडे जी, आप लोगों ने अंततः 21 सीटों पर असम में अपना कैंडिडेट दे दिया, क्या कहेंगे? पार्टी मजबूती के साथ असम में चुनाव लड़ रही है। विगत कुछ वर्षों से वहाँ हमारा जनाधार बढ़ा है। हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता बढ़ी है, वो तो पैन इंडिया में बढ़ी है। और आज 12 करोड़ आदिवासी पूरे देश में निवास करते हैं और वो अब अपना नेता, अपना रहनुमा माननीय हेमंत सोरेन जी को उन्होंने मान लिया है। असम भी उससे अछूता नहीं है। वहाँ 90 लाख वैसे लोग रहते हैं आदिवासी समुदाय के और अन्य दलित, शोषित, पीड़ित परिवार, जिनको लगता है कि हमारी लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ पाएंगे बखूबी, क्योंकि लड़ने का एक जज्बा दिखता है उनमें। और उन्होंने लड़ाई लड़ी है तानाशाही ताकतों के खिलाफ और जीता भी है। तो जनाधार जो वहाँ हमारा देखा गया, उस अनुरूप हम लोगों ने उम्मीदवार दिया है। इंडिया अलायंस में रहते हुए आप लोगों ने अकेले चलने का फैसला किया, ऐसा क्यों, ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सोच, अलग अलग रणनीति के तहत पार्टी को जाना होता है। हम यहाँ निसंदेह एक मजबूत सरकार चला रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जनादेश हमें मिला था और उस अनुरूप ये सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी। परंतु दूसरे सूबे, दूसरे राज्य में जब हम जाते हैं तो वहाँ की प्राथमिकताएं अलग हो जाती हैं और सभी दलों की ये मजबूरियां हैं। कांग्रेस की अपनी सोच है, अपनी रणनीति है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी रणनीति है। हम एक सीमा से नीचे नहीं जा सकते हैं। हमारे आत्मसम्मान, हमारे जो लोगों की अपेक्षाएं जो हमसे हैं, हम उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लोगों ने उम्मीद जताया है, खास करके जो असम के आदिवासी हैं, जो टी ट्राइब हैं, जिनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वो लड़ाई लड़ना अब हमारे लिए एक प्राथमिकता है। कांग्रेस ने कहा है कि जेएमएम के इस कदम से आदिवासी वोटों का बंटवारा हो। देखिए, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। उन्हें इस बात को संजीदा से समझना चाहिए था। जो बातें वो कर रहे हैं, मैं मानता हूं उसमें सच्चाई है और वोट
वोट का बिखराव ही नहीं होगा, पूरी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण होगा हमारे पक्ष में। लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ी एक उदार दिल दिखलाती और गठबंधन का मार्ग प्रशस्त होता तो परिणाम और बेहतर होते, ऐसा मेरा भी मानना है। परोक्ष रूप से कांग्रेस का कहना है, जो उनके बातों का निष्कर्ष निकलता है कि जयमय वहां बीजेपी के लिए मतलब हार साबित होगी इस तरह के कदम। नहीं, देखिए, अब वो क्या बोल रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जयमेम ने दिखलाया है कि कैसे लड़ाई हम लोग लड़ते हैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। हेमंत सोरेन जी को जो प्रताड़ित किया गया, किस सरकार ने किया? केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। हेमंत सोरेन जी ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीता भी, पुनः दोबारा जनादेश भी प्राप्त हुआ। तो ये सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है किसी को कि हम किस कदर लड़ने वाले लोग हैं, तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले हैं, और हम आसाम में भी लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी सदन में बहस से भाग रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, बिल्कुल सत्य कहा है। पूरा देश अब जान रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कॉम्प्रोमाइज फॉर व्हाट? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप? भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रमुख हैं आप। पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान है भारतवर्ष की, और ये पहचान कोई आज नहीं बना है। नेहरू जी के जमाने से लेकर आयरन लेडी इंदिरा गांधी तक ने, राजीव गांधी ने, जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उन लोगों के अथक प्रयास से बना है। आप क्यों झुक जाते हैं? आप क्यों कॉम्प्रोमाइज होते हैं? आप क्यों ट्रंप की बात मानते हैं? क्या कारण है? जो बातें सामने आती है एप्स्टीन फाइल और भी कई तरह की, उसमें कितनी सच्चाई है? देश की जनता जानना चाहती है। देश के हित में निर्णय लीजिए। आज जो संकट खड़ा है सामने, उस संकट से कैसे निपटेंगे, आप उसके लिए एक प्लान तैयार कीजिए। और मैं सलाह दूंगा कि भाई एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, एलओपी को भी बुलाइए, तब लगेगा कोई सार्थक प्रयास प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की भूमि से इसकी मध्यस्थता की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में जो भी क्राइसिस है, पाकिस्तान भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है अमेरिका के साथ। उसके भी कई एक कारण हैं, और मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी भूमिका पाकिस्तान की इस युद्ध में हो पाएगी, चाहे वो आपस में सुलह कराने की बात हो, युद्ध विराम की बात हो, या आगे चलकर युद्ध अगर तेज होता है उसमें। तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा, जो बड़ी शक्तियां हैं उनके द्वारा, जो अनुचित होगा। जो 5 दिनों के लिए उसको बढ़ा दिया, उसके बाद ऑयल प्राइसेस में कमी आया है। उसके बाद देखिए, इस पूरे युद्ध में, इस पूरे प्रकरण में ईरान को कम करके आंकना अमेरिका और इजराइल की एक भूल, ऐसा अब सामने आ रहा है। चूंकि ईरान इतने हमलों के बावजूद मुस्तैदी के साथ युद्ध लड़ रहा है, और मुझे लगता है कहीं कहीं किसी किसी मोर्चे पर भारी भी पड़ रहा है। अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अब कहीं ना कहीं पीछे रोल बैक हो रहे हैं। तो इतनी तबाही, पूरे विश्व में इतना संकट खड़ा करने के बाद अब मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता चल चुका है कि भूल हुई है। हिमाचल प्रदेश में तेल वगैरह के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पूरे देश में ये पहला कदम उठाया कांग्रेस। देखिए, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं या गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां केंद्र से कोई मदद नहीं मिलती। हम लोग भी उसके भुक्तभोगी हैं, हम लोग भी सफर करते हैं। कई एक योजनाओं में पैसे नहीं दिए जाते हैं। वैसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अगर एक फौरी कदम उठाया है, एक वैकल्पिक व्यवस्था की है कि कुछ राजस्व, कुछ पैसे आ जाएं राज्य को, तो मैं समझता हूं उचित है, जनहित में है
और ये पूरी तरह से टेम्परोरी है। संकट जैसे ही खत्म होगा मुझे लगता है फिर रेट स्लैश हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।